तयंग के दिमाग में एक आवाज़ उसके ख्यालों का विरोध करने लगता है। अगर ऐसा ना हो तो। पर तुरंत एक और गहरी आवाज़ कहता है, अगर यही सच हो तो। वो खुद को फिर से एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था, जो अपने आसपास की सभी चीज़ों से परेशान हो जाता है। उसने सब कुछ इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऐसे रहना उसके लिए इजी था। फिर भी वो चाहता था कि वो जोंगकुक के साथ हो। शायद तयंग को नहीं पता था कि वो कैसे वापस एक दूसरे के पास आएंगे, या फिर क्या वो सच में उसके लिए सही इंसान है। लेकिन एक बात उसे क्लियर थी कि जोंगकुक की उसके जीने का पर्पस थी। उसके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी लगती थी। उसने दिल से पुकारा, जोंगकुक, मुझे बताओ मैं क्या करूं? डॉक्टर ने उसे संभालने की कोशिश किया, पर तयंग का ध्यान कहीं और था। उसके लिए अब डॉक्टर की बातें बस हवा जैसी थी। उसका दिमाग पुरानी यादों में उलझा था, खासकर अपने प्यारे कैनरी छोटी चिड़िया के बारे में। उसने खिड़की के बाहर बर्ड्स की आवाज़ सुनी, जो उसे उसी वक्त की याद दिला रही थी जब उसे पता चला था कि उसकी कैनरी अब नहीं रही। तयंग की आंखें लाल थी। वो बाहर घूर रहा था। तयंग समझ गया कि जो आवाज़ उसने सुनी थी वो उसके दिल में बची एक मेमोरी थी, और अजीब तरह से उसे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि मेमोरी अभी भी उसके साथ थी। उसके दिमाग में एक नया ख्याल आने लगता है, एक होप। जैसे उसने अपने आप से कहा, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँ तो मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं दूंगा। थोड़ा टेंशन के साथ डॉक्टर ने फिर से बुलाया, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उस मुस्कान में क्या छुपा है। तभी फ़ोन बजने लगता है। उसने डॉक्टर से पोलाइटली कहा, मुझे थोड़ी प्राइवेसी दोगे तुम? डॉक्टर ने मान लिया और बाहर चला गया। फिर उसका एक आदमी मार्क रिपोर्ट देने अंदर आता है। उसने ध्यान से सब कुछ सुनना स्टार्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके मिसिंग गार्डनर और उसकी कंपेनियन के बारे में क्लूज मिले थे। वो लुबिदा नाम के जगह पर देखे गए थे। मार्क को डर था कि ये न्यूज़ ड्यूक की हेल्थ पर बुरा इफेक्ट ना करे, पर वो अपने मास्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था। जब ड्यूक ने सुना तो उसने काम तरीके से कहा, उनका लोकेशन तुरंत पता करो। उसके अंदर अर्जेंसी थी, लेकिन चेहरे पर शांति दिख रही थी। मार्क ने सोचा, ड्यूक वापस अपनी ओल्ड कंडीशन में आ रहे हैं। और जब ड्यूक ने एक मासूम सी मुस्कान दिया तो उसने अपने पहले के डाउट्स हटा दिए। जैसे ही मार्क रूम से बाहर गया, मिस्टर पार्क और उनके स्टेप सन के सर्च कंटिन्यू करने के लिए, उसने अंदर ही अंदर एक हल्का सा शिवर महसूस किया। उसे रिलीफ मिला कि वो रूम से बाहर आ गया है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके मास्टर का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया हो। कुछ ही देर बाद अंकल वांग वहाँ आए। उन्होंने केयरफुली एक बॉक्स टेबल के बीच में रखा। जोंगकुक बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और बॉक्स के पास चला जाता है देखने के लिए कि अंदर क्या है। उसने बॉक्स खोला और एक ब्राउन लेदर बैग देखा। पहली नज़र में वो नॉर्मल और अच्छा लगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसमें एकदम फाइन और डिटेल डिज़ाइन बना हुआ था। उस बैग पर बहुत ही डेलिकेट वर्क किया गया था। जब वो बनाया गया और वो देखने में एकदम खूबसूरत लग रहा था। वाओ! जंगकुक हल्के से गप्स कर गई। उसकी आंखें उस डिज़ाइन पर टिक जाता है। ये क्या है? उसने पूछा। अंकल वांग मुस्कुराया। एक प्रेजेंट है तुम्हारे लिए। जंगकुक की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। मेरे लिए? क्यों? ऐसे ही गिफ्ट है, मिस्टर वांग ने थोड़ा टीज करते हुए कहा। कि गिफ्ट देने के लिए रीज़न चाहिए? इसे सुनकर जोंगकुक के चेहरे पर एक हल्का सा ब्लश आ जाता है और उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस होता है उसे। फिर मिस्टर वांग थोड़ा शर्माते हुए अपने गर्दन के पीछे हाथ फिराते हुए कहता है, अगर तुम्हें सच जानना है तो ये तुम्हारा बी लेट बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हारे बर्थडे पर मैं दे नहीं पाया था। जोंगकुक थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे याद आया कि उसका बर्थडे भी
इतने सारे हादसों के बीच कहीं खो गया था। थैंक यू इतना थॉटफुल होने के लिए, पर तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज़्यादा है अंकल? जोंगकुक ने हल्का सा कंसर्न दिखाते हुए कहता है। मिस्टर वांग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें लगता है ये एक्सपेंसिव है, लेकिन बिलीव मी ये उतना भी महंगा नहीं है। जोंगकुक ने इंसिस्ट किया, नहीं ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। मिस्टर वांग हाथ उठाकर कहता है, बस एक ही बात बताओ, पसंद आया है या फिर नहीं? अगर तुम बस प्राइस पूछते रहोगे तो मैं इसे समंदर में फेंक दूंगा। ये सुनकर जोंगकुक ने तुरंत बैग को अपने बाहों में जोर से पकड़ लेता है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मिस्टर वांग टेबल पर बैठकर उसे सॉफ्टली समझाता है, देखो चीज़ की वैल्यू उसके प्राइस से नहीं होता है, बल्कि उसकी क्वालिटी और उससे तुम्हारी लाइफ में जो खुशी मिली उससे होती है। मैं चाहता हूँ तुम गिफ्ट्स को प्राइस के हिसाब से मत तोलो, बल्कि उनसे मिलने वाली हैप्पीनेस को फील करो तुम। जोंगकुक बैग को नई नज़र से देखता है, जैसे पहली बार उसके चेहरे पर वंडरमेंट फिर से आ गया है। मिस्टर वांग प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, मेरी सिर्फ एक ही विश है, तुम्हें खुश देखना जोंगकुक। फिर उसने कैजुअली कहता है, सुना है इस वीकेंड वेदर अच्छा रहेगा, क्या तुम पिकनिक पे चलना पसंद करोगे मेरे साथ? जोंगकुक के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। उसने तुरंत मिस्टर वांग का हाथ पकड़ लिया। यस अंकल, चलो पिकनिक चलते हैं। वीकेंड आया तो दोनों ने सारी प्रिपरेशन की और अपने छोटे से अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। जोंगकुक मिस्टर वांग का हाथ पकड़कर चल रहा था, जैसे बचपन में करता था। नीचे के पड़ोसी ने उन्हें देखकर कहा, ओह जोंगकुक, तुम अपने फादर के साथ बाहर जा रहे हो? दोनों रुक गए और पड़ोसी के साथ थोड़ी देर बात करने लगता है। जब दोनों अलग हुए तो मिस्टर वांग एक छोटी सी बात नोटिस करता है। जोंगकुक मिस्टर वांग ने सॉफ्टली उसे बुलाता है। जोंगकुक ने सिर्फ करके जवाब देता है। मिस्टर वांग कहता है, तुमने उसे करेक्ट नहीं किया। जोंगकुक थोड़ा कॉन्फ्यूज हुए, किस बारे में अंकल? मिस्टर वांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जब उसने मुझे तुम्हारा फादर कहा। जोंगकुक ने अपने होठ बंद कर लिया और बस शोल्डर उठाकर शार्क कर दिया। ये उसके लिए नई बात नहीं थी। यह ज़्यादा लोग उन्हें फादर और सन समझते थे और जोंगकुक ने कभी उन्हें करेक्ट करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं किया है। लेकिन अब जब मिस्टर वांग ने खुद ये बात पूछा तो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसने अपनी पकड़ मिस्टर वांग के हाथ पर और टाइट कर लिया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है मासूमियत से, जैसे उसकी रिएक्शन समझना चाहता हो। मिस्टर वांग के लिए ये और भी हेवी लगने लगता है। ये फीलिंग उसके माइंड में जोंगकुक के रियल फादर की याद आई। एक ऐसा इंसान जो अपने अपने बेटे को एक दुखी लाइफ में धकेल कर चला गया था, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। वो सोच रहा था ऐसा इंसान फादर कहने के लायक कैसे हो सकता है। मिस्टर वांग को लग रहा था कि उसके फादर ने जोंगकुक को सिर्फ एक दुखी ज़िंदगी दी और फिर खुद आराम से जीने लग गया है। उसके लिए गिल्ट और शेम और ज़्यादा बढ़ गई कि कैसे वो जोंगकुक के लिए एक ट्रू गार्डियन बन पाए। उनके वॉक का बाकी सफ़र एक डीप साइलेंस में गुजर गया। मिस्टर वांग अपने थॉट्स में उलझा रहा, लेकिन फिर से उसने जोंगकुक की टेंशन दूर करने की कोशिश की और सॉफ्टली कहा कि उसे फादर बुलाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जोंगकुक उन्हें फादर बुलाए तो। ये सुनकर जोंगकुक के चेहरे पर स्माइल वापस आ जाता है और फिर वो मिस्टर वांग के साथ अपने नए एक्सपीरियंस और खुशियों के बारे में बात करने लगता है। बेबी के बारे में बात करने लगता है। बेबी बस आने ही वाला है। जब से वो लोबिदा में आया था, हर एक बाइट खाना उसके गले से उतरते वक्त पत्थर जैसा महसूस हो रहा था। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे उसके नेक पर टाइट होती हुई रोप हो। ये सोच और ज़्यादा हेवी हो गया था कि जोंगकुक उसे अपना फादर समझता है। ये एक बिटर स्वीट बात थी। एक तरफ वो खुश था कि उसे अपने सन कह सके जोंगकुक को, दूसरी तरफ गिल्ट भी था कि क्या वो इस टाइटल के लायक भी हैं। थोड़ी देर बाद
वो दोनों बीच पर पहुँचे। बीच बहुत सुंदर और फेस्टिव था। व्हाइट सैंड चमक रही थी और ब्लू वेव्स धीरे धीरे शोर से टकरा रही थी किनारे में। साइड में कर्ट्स लगे हुए थे जिसमें फ्लावर्स और फूड बिक रहा था। मिस्टर वांग बिना कुछ बोले जोंगकुक को आइसक्रीम स्टॉल के पास लेकर जाता है और दोनों के लिए कोन्स लेता है। उसे पता था कि जोंगकुक को लेटली फूड खाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जोंगकुक ने आइसक्रीम खुशी खुशी फिनिश कर दिया। दोनों वॉक करते रहे, बातें करते रहे और सी ब्रीज का मज़ा लेते रहे। एक टाइम पर जोंगकुक ने अपने शूज़ निकाल दिए और अपने पैरों को सॉफ्ट सैंड में दबा दिया। उसने अपने टोज हिलाए जब तक वो वाइट सैंड में चुप पूरी तरह से चुप नहीं गए। वो खुशी से आगे बढ़ता है और भागने लगता है और मिस्टर वांग उसे देखकर मुस्कुरा अपने मुस्कान को रोक ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसे फिक्र भी हो रहा था क्योंकि जोंगकुक प्रेग्नेंट है। उसने सोचा यही है जो जोंगकुक डिज़र्व करता है, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। दोनों टाइम का हिसाब भूल गए थे। हर कोई अपने तरीके से एंजॉय करता रहा। जब शाम हो गया तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब घर लौटना चाहिए। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे, दोनों हंसी मजाक कर रहे थे अपने बॉडी एक के बारे में। मिस्टर वांग दिल में एक सुकून को लेकर जोंगकुक को देख रहा था। मिस्टर वांग के दिल में एक सुकून आया जो काल तक नहीं था। उसने समझा कि लास्ट में मैटर करता है उनका बॉन्ड, ना कि कोई टाइटल। जोंगकुक और वो दोनों हमेशा एक फैमिली ही रहेंगे। जब मिस्टर वांग अपने थॉट से बाहर आता है, उसने नोटिस किया कि जोंगकुक उसे बार बार अलग नज़र से देख रहा है, जैसे वह अभी भी कुछ वरी कर रहे हो। जोंगकुक, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? मिस्टर वांग ने कॉन्सर्न के साथ पूछा। जोंगकुक ने हल्की सी स्माइल दी, हेड चेक किया और कहा, नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर वांग ने मुस्कान के साथ जोंगकुक के हाथ थपथपाए और बोला, ठीक है, चलो एक और नए वीक के लिए तैयार हो जाओ। वर्क के लिए लेट नहीं होना चाहिए। दोनों रेडी होकर अपने अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। जब वो सिटी स्क्वायर तक पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक ह्यूज क्राउड सिटी हॉल के सामने जमा था। लोग रो रहे थे और औरतों की चीख और रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये देखकर जोंगकुक का दिल घबरा जाता है। मिस्टर वांग ने उससे धीरे से कहा, मैं देख कर आता हूँ, और क्राउड की तरफ बढ़ जाता है। जोंगकुक भी उसके पीछे चल देता है। पूरे स्क्वायर का एटमॉस्फेयर बदल गया था। जो जगह हमेशा लाइवली और ब्राइट रहती थी, अब एकदम फनरेल जैसी लग रही थी। जोंगकुक लोगों की आवाज़ों और आंसू से घिरी हुई थी और उसका दिल और तेज़ धड़कने लगा। उसे घबराहट हो रहा था। जब उन्होंने अनाउंसमेंट बोर्ड देखा, जोंगकुक का दिल बैठ गया। उसमें लिखा था, एक वार स्टार्ट हो चुका है और सभी मैन को मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए बुलाया जा रहा है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।